कॉस्टिंग की नॉलेज नहीं बल्कि अकल होनी चाहिए। आप अकल ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपसे कहे कि जी आपने से 2 रक्शे आपके सामने खड़े हैं और एक आपसे पूछ रहा है कि जी किराया 100 रुपए, दूसरा कह रहा है 110 रुपए, तो आपके जहन में इतनी अकल होनी चाहिए कि आप कहो जी जो 100 वाला है वो बेहतर है, ऐसा ना? इतनी बेसिक अकल है ना, बस ये इनफ, इतनी अकल चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। जल्दी बैठ जाओ, कॉमन सेंस है टोटल, ठीक है? अच्छा गौर से देखो दोस्त, एक छोटा सा एरिया हम देखने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखना दोस्त, हम कवर करने जा रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट को, ठीक है? मटेरियल मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन। मटेरियल मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन, इन 3 टॉपिक से 40 नंबर के सवाल बने। कितने? 40। 30 से 40 मार्क्स के सवाल इन 3 टॉपिक से बनेंगे, ब्रेक इवन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। नोट कर लो अपने पास, ठीक है? अच्छा जी, ये चैट में आ तो रहा है, तुम्हारा चैट आ तो रही है, तो क्या मतलब किस तरह चैट मैसेज करना चाह रहे? रेगुलर वाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेडिंग डाल दो भाई, यही एक ही टॉपिक पढ़ेंगे ना, रेगुलर वाले कौन सी हेडिंग डालें? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बोर्ड में देखना दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो यार, मुझे आपका ना एक बेहतरीन किस्म का फोकस है चाहिए। यारा भाई फोकस, सुनिएगा दोस्त। सर अज्यूम करते हैं कि मैं एक ट्रेडर हूं। याद रखना आपके पूरे कोर्स में जो एग्जाम में सवाल की पहली लाइन है ना, उसमें आपका नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन करता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं कौन हूं? ट्रेडर हूं। ट्रेडर का मतलब जो चीजें खरीदता है और उसी फॉर्म में उसको बेच देता है, ठीक है जी? बोर्ड में देखना दोस्त, मैं क्या करता हूँ जनाब, प्रोडक्ट खरीदता हूँ एक मार्केट से और दूसरी मार्केट में लाके उसको बेच देता हूँ। सर अच्छा मुझे ये बात पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। सर मेरे प्रोडक्ट की ना सालाना डिमांड है, सालाना डिमांड है सर 36,500 यूनिट्स। कितने? 36,500 यूनिट्स। जी बेटा इसको EOQ भी कहते हैं यार, अल्लाह के वास्ते यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो, तुम लोग के मसले ही खत्म नहीं होते हैं। ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हेडिंग क्या डालूं, पेन कौन सा निकालूं, ठीक है जी? सलवार की जेब में पैसे रखूं या ऊपर वाली जेब में रखूं, मोजे में रखूं, अल्लाह के वास्ते यहाँ दीजिए, छोड़। अब सही है? अब सही है भाई? चलो जी, बोर्ड में देखना दोस्त। सर हमने मैंने प्रोडक्ट बेचनी है 36,500 यूनिट बेटा, उसकी टोटल डिमांड है, ठीक है? मैंने एक जगह से खरीदी है, दूसरी जगह ले जाके बेचनी है। मैं आसानी के लिए कह देता हूँ कि सर मैंने ये खरीदनी है इसे लाहौर से और ला के बेचनी कहाँ है? कराची में। डिमांड मुझे 100% पता है, ठीक है जी? पहली पहली चीज, पहली अजम्पशन जो मैं ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड पता है, हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड पता है, हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड पता है, ठीक है जी? कितनी? 36,500, ठीक है? अच्छा इसकी परचेज प्राइस, इसकी परचेज प्राइस है से 80 रुपए पर यूनिट। कितने? 80 रुपए पर यूनिट। सर जिस बंदे से, जिस सप्लायर से मैं खरीदता हूँ, जिस सप्लायर से मैं खरीदता हूँ, इधर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है यार, सर्वर बाद में बुझा लेना। सर जिस सप्लायर से मैं यूनिट्स खरीदता हूँ ना, उसको मैं कहता हूँ एक यूनिट कितने का? वो कहता है 80 रुपए। मैं कहता हूँ यार वो जैसे हिसाब होता है ना कि एक दर्जन खरीद दो तो थोड़े रेट कम हो जाते हैं, तो अगर मैं थोड़े ज्यादा खरीद लूँ तो रेट कम कर दो। उसने कहा नहीं। मैंने कहा अगर मैं पूरे 36,500 एक साथ खरीद लूँ तो रेट कम कर दोगे? उसने कहा नहीं, यही रेट है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आगे आप समझ सकते हैं, ठीक है जी? अब मुझे एक बात बता, मेरी दूसरी असम्पशन कि परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, बल्क परचेज डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी जो हम खरीद के बेचते हैं? 36,500। जिस बंदे से खरीदते हैं उसने क्या रेट कोट किया? 80 रुपए। ये दो इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए ना? नहीं सर। अब एक बात बताएं जी, मेरी आवाज आ रही है भाई? एक सेकंड रुक जाओ, अब ठीक है? अब ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों,
मैंने ये सामान लाहौर से उठा के कराची लाना है। अब मुझे एक चीज पता चल गई है कि कोई बल्क परचेज पे डिस्काउंट नहीं है, तो क्या करूं मैं? सारे का सारा सामान एक साथ उठा के ले आऊं? हैं? अब सुनो जरा, जिस बंदे ने लेकर आना ना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, गौर सुनना, उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास में जाता हूं, बिल्कुल पहली क्लास है, क्या हम पढ़ लें जी? सर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास में जाता हूं और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मुझे ये कहती है कि आपसे मैं चार्ज करूंगा सर 1000 रुपए पर ट्रिप। क्या चीज? 1000 रुपए पर ट्रिप। इसका मतलब समझते हो? यानी आपने जितने भी यूनिट मेरे ट्रक में डालने डाल दें, मैं आपको लाहौर से कराची ले जाऊंगा, 1000 रुपए ले लूंगा आपसे। मैंने उससे पूछा अगर मैं पूरे 36,000 यूनिट्स एक साथ ही ट्रक में डाल दूं तो क्या तुम तब भी मुझसे 1000 रुपए चार्ज करोगे? उसने कहा जी सर मैं तब भी आपसे क्या चार्ज करूंगा। और मैंने कहा अगर मैं 2 किस्तों में ले जाऊं तो? उसने कहा सर तब भी मैं 1000 चार्ज करूंगा। मैंने कहा अगर मैं रोज 1 यूनिट लेके जाऊं? तो उसने कहा सर 1000 रुपए पर यूनिट आपको पड़ जाएगा। अब आप सोच लें, यानी आप जितने भी यूनिट मेरे ट्रक में डालेंगे पैसे आपसे क्या चार्ज करूंगा। मुझे बताओ इधर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट चार्ज हो रही है या पर ट्रिप चार्ज हो रही है? परचेज प्राइस पर यूनिट चार्ज हो रही है या पर ट्रिप चार्ज हो रही है? परचेज प्राइस पर यूनिट चार्ज हो रही है, ऐसा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप चार्ज हो रही है। और सुनना, फिर इसके बाद सर जब ये मैंने सुना, अब मैंने डिसाइड करना है कि मैं कितने यूनिट लेके जाऊं। पहले मैंने सोचा मैं सारे के सारे यूनिट कराची ले जाऊं। कितने यूनिट्स हैं? कितने? 36,500। ऐसी पानी की बोतलें जो मैं बेचता हूँ, कितनी? 36,500। अगर मैं 36,500 यूनिट लाहौर से कराची ले जाऊं बेटा, मेरी जो डिमांड है ना 36,500, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझते हो? रोज एक जितने यूनिट बिकते हैं, साल में दिन कितने होते हैं? 3,36,500 को डिवाइड करो 365 से, रोज मैं 100 यूनिट बेचता हूँ। कोई सीजन वीजन नहीं है मेरा। रोज कितने यूनिट बिकते हैं? इधर ऑफिसों में जो है पानी की बोतलें देनी है, 100 यूनिट रोज के बिकते हैं, चाहे जुम्मा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, पीर हो, मंगल हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है जी, रमजान हो, हर रोज 100 बोतल मेरी बिकेगी। ठीक है जी, ये मेरी अजम्पशन है। ठीक है, अब बताओ हमारी 3-4 अजम्पशन हो चुकी है। पहली अजम्पशन, डिमांड हमें पता है। अब तक ये याद रखिएगा, डिमांड कभी किसी कंपनी को पता नहीं होती। मुझे नहीं पता कि भाई मेरे कॉस्टिंग के इस बैच में कितने बच्चे होंगे, अगले बैच में कितने बच्चे होंगे, ये अल्लाह जानता था। ठीक है। नंबर 2, परचेज प्राइस कांस्टेंट है। आप जितने भी यूनिट खरीदो आपको कितने का पड़ेगा? 80 रुपए का। नंबर 3, सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप है, पर यूनिट नहीं है। ठीक है जी। और सर खान से मैंने कहा मैं ज्यादा ट्रिप लगाऊं कम ट्रिप लगाऊं? उसने कहा सर आप ज्यादा ट्रिप लगाएं या कम ट्रिप लगाएं, पेट्रोल जाया होगा मेरा। 1000 रुपए में तब भी लूंगा आपसे। आपने 2000 ट्रिप्स लगवाने तब भी कितने लूंगा? 1000 रुपए पर ट्रिप। आपने सर 100 ट्रिप लगवाने तब भी कितने लूंगा? 1000 रुपए। अब मुझे बताएं सर सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। अब मेरा एक सवाल है फिर आपसे, गौर सुनना। मेरी डिमांड कितनी है साल की? रोज की डिमांड कितनी है सर? 100। और पूरे साल की डिमांड कितनी है? 37,500। अब सुनना दोस्त, अब मैंने सोचा अगर मैं सारे के सारे यूनिट एक साथ कराची ले जाऊं, बोर्ड पे देखना है कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा क्लास। ठीक है। अगर मैं 36,500 यूनिट एक साथ ले जाऊं कराची, मेरे तो बिकेंगे 100 यूनिट रोज की, तो मैं बाकी कहाँ रखूंगा? मुझे गोडाउन लेना पड़ेगा, गोडाउन का किराया देना पड़ेगा। अच्छा, मैं जाता हूँ गोडाउन वाले के पास, गौर से सुनना, वो मुझे किराया कैसे बता रहा है वो सुनना। तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करना है शुरू के 25 से 30 मिनट, आगे फिर प्रैक्टिस है। ठीक है जी। मैं जाता हूँ गोडाउन वाले के पास, मैं कहता हूँ अगर मैं आपके पास यूनिट्स ला के रख दूँ बहुत सारे, तो आप किस हिसाब से पैसे चार्ज करोगे? तो उसने कहा सर मैं आपके जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, कौन सी कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट, यानी अपने गोडाउन में आपका स्टॉक अगर होल्ड करके रखूं, तो मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा 20 रुपए पर यूनिट पर ईयर। इसमें 2 पर लगे हुए, कौन से? पर यूनिट पर ईयर। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर अगर आप 1 यूनिट मेरे गोडाउन में रखें और पूरे साल इसको ना निकालें, पूरे साल ना निकालें, तो मैं आपसे कितने पैसे चार्ज करूंगा? 20। कितने चार्ज करूंगा? मैंने कहा अच्छा अगर रख दूं पूरे साल ना निकालूं तो 20 चार्ज करोगे? तो भाई मैं तो यूनिट आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, तो मैं तो आपको पैसे नहीं दूंगा। जरा अकल की बात करो, 1 यूनिट पूरे साल गोडाउन में रखोगे कितने पैसे लूंगा? अगर मैं 2 यूनिट आधे साल रखूं तो तब भी सर आधे साल के 10 रुपए एक के हो गए, 10 रुपए दूसरे के हो गए, 20। ऐसा सर मैं 3 यूनिट 4 यूनिट जो है वो 3 महीने रखूं तो
तब भी 20 रुपए। इसका मतलब है पर यूनिट पर ईयर का मतलब ये है कि ये होल्डिंग कॉस्ट दो चीजों पे डिपेंड करती है, आप कितने यूनिट गोडाउन में रख रहे हो और कितने टाइम के लिए रख रहे हो। ये दोनों चीजें डिटरमिन करेंगी कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी। अब मैंने कहा भाई मेरे 3 खर्चे हो चुके। पहला खर्चा खरीदने का, दूसरा खर्चा लाहौर से कराची लाने का, तीसरा खर्चा इसको गोडाउन में रखने का। गोडाउन में पैसे कितने लेगा वो? 20 रुपए लेगा। अगर पूरे साल 1 यूनिट गोडाउन में पड़ा रहा है, आधे साल पड़ा रहे तो 10 रुपए लेगा, 3 महीने पड़ा रहे तो सर, अगर 2 महीने पड़ा रहे तो और कम, 1 दिन पड़ा रहे तो और कम। यानी सर हमारी होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड करती है कि हम कितना स्पेस घेरेंगे और कितने टाइम के लिए घेरेंगे, ऐसा। अब ये सारी चीजें मेरे सामने, खरीदना भी है, कराची भी लाना है और साथ ही साथ गोडाउन में प्लेस भी करना है। अच्छा, अब मैंने किया ये कि मैंने सोचा सारे एक साथ ले आता हूं, क्या होगा, एक ही ट्रिप में आ जाएगा, 1000 रुपए में ट्रक में जो सामान आ जाएगा। लेकिन ये गोडाउन भर देंगे तो फिर सर मामला हो जाएगा खराब, थोड़ा होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक काम करते हैं, 100 यूनिट की डिमांड है ना रोज, 100 यूनिट रोज लेकर आते, गोडाउन में रखते ही नहीं, ला के भेज देते। सर मसला ये है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा लग जाएगी कि आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि मैंने डिसाइड करना है कि मैं कितने यूनिट उठाऊं इस सप्लायर से और मैं लेकर आऊं कराची तक एक वक्त में। देखो मैंने लाने 36,500 टोटल है। अगर मैं काम करूं, मैं उठा लूं सर 5-5 हजार यूनिट, कितने 5,000 यूनिट लेके आऊं, खत्म हो जाए, फिर 5,000 यूनिट लेके आऊं, फिर खत्म हो जाए, फिर 5,000 यूनिट लेकर आऊं, फिर खत्म हो जाए, ऐसे कर लूं। ये किसने डिसाइड करना है कि कितने यूनिट आपने मंगवाने? हमने डिसाइड करना है, हमने डिसाइड करना है। बताओ एक साथ सारे लाने में क्या नुकसान है? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। रोज थोड़े थोड़े लाने में क्या नुकसान है? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हमने एक डिसीजन ले लिया कि हम एक वक्त में कितने यूनिट मंगवाएं। बेटा मेरी बात सुनो दोस्त प्यारे भाई, इसके बाद कोई भी लेट नहीं आए, ठीक है। मैंने यकीन करो अपनी आदत बहुत सुधारी है, लेकिन तुम लोग जो है ना मेरे को कुत्ते बने पे फिर मजबूर करो, ठीक है जी, कि मैं खुद 15 मिनट लेट आऊं, फिर आप उसके बाद 25 मिनट लेट आओ और क्लास 1 घंटे की रह जाए, ठीक है जी। मैं वक्त पे आऊंगा और मेरे बाद फिर कोई नहीं आए, ठीक है सेठ है जी। अब बताओ सर मैं कितने यूनिट एक वक्त में मंगवाऊं? अब हमने सोचना है, एक अंदाजा लगाते हैं कितने मंगवाने चाहिए, कितने यूनिट एक वक्त में मंगवाएं। हम एक काम करते हैं, हम एक वक्त में मंगवाते हैं कितने, 5,000 यूनिट। कितने? अब सुनो जरा दोस्त, गौर से सुनना। 5,000 यूनिट अगर आप एक वक्त में मंगवाओगे ना, इसको एक काम करूं मैं 40,000 कर दूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी राउंड ऑफ हो जाए। 40,000 कितने मंगवाऊं एक वक्त में? 5,000। कैसे मंगवाऊं सर? गौर से सुनना, बताए मेरी परचेस कॉस्ट कितनी होगी? गौर से सुनना, अगर आप 5-5 हजार करके भी मंगवाओगे पूरे साल में, मंगवाओगे कितने? पूरे 40 ही मंगवाओगे ना प्यारे भाई। आप पूरे साल की अगर परचेस कॉस्ट निकालना चाहते हो कि मेरे कितने रुपए लगेंगे इन गुड्स को खरीदने पे, डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की? 40,000। 5-5 करके भी मंगवाओगे तो पूरे साल में कितने मंगवाओगे? 40 पूरे मंगवाओगे ना सर। 40 इंटू 80, मैंने पूरे साल में सप्लायर को कितने पैसे देने हैं? कितने? 3.2 मिलियन। पक्का? सही कह रहा है लड़का? किसी को मसला है इसके अंदर? कैसे निकालिए परचेज कॉस्ट? मैंने डिमांड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? परचेज प्राइस से। क्या निकल आई? एनुअल परचेज कॉस्ट। ऐसा? पक्का जी? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर तो बता दे। सर वो तो आप कह रहे हैं कि 5-5 हजार करके मंगवाना है, तो आपने 40 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? भाई मंगवाना तो हमने 40 किया ना पूरे साल में, 5-5 करके मंगवाओ, 2-2 करके मंगवाओ। उस बंदे ने कहा 80 रुपए का एक यूनिट बेचूंगा, चाहे आप सारे एक साथ ले लो। तो बताओ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3.2 मिलियन। फिर मेरे बच्चों सुनो, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ डिमांड कितने की आपकी? एक वक्त में कितने मंगवाओगे? 5,000। तो बताओ कितने ट्रिप लगाओगे? कितने ट्रिप लगाओगे? कितने ट्रिप लगाओगे? 8। इसका मतलब है मैं 8 ट्रिप्स लगाऊंगा। अब बताओ एक ट्रिप पे आप
ट्रांसपोर्ट वाले को कितने पैसे दे रहे हो? 1000। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, क्या आ जाएगा? 8000 रुपए साल की। 8000 रुपए साल की। सर ये कॉस्ट क्या आपके कंट्रोल में है? हाँ है। पता कैसे? आपने 5000 मंगवाए ना, आप सारे एक साथ मंगवा लो, ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थोड़े थोड़े करके मंगवाओ, ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस कॉस्ट को मैं कंट्रोल करता हूँ, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास इसका एक फंक्शन बना लें। इसका फंक्शन हम ऐसे बना लेते हैं, 5000 हमने अज्यूम किया, बिल्कुल बेटा 5000 हमने अज्यूम किया। डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब एक वक्त में हम कितने यूनिट मंगवाएंगे, ऐसा। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? इससे क्या आ जाएगा? डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ चक्कर्स, ऐसा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ट्रिप या पर ऑर्डर, ऐसा। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब सुनो, 32 लाख रुपए का आपने स्टॉक खरीदना है, एक साथ नहीं खरीदना है। कैसे खरीदना है? टुकड़ों में। कितना कितना टुकड़ा तुमने एक वक्त में मंगवाना है, ये तुमने डिसाइड किया या ये एग्जाम में गिवन है? नहीं सर, ये हमने खुद डिसाइड किया। 5000 मंगवाएंगे एक वक्त में, तो 40000 यूनिट अगर आप 5-5 करके मंगवाएंगे, 8 ट्रक के चक्कर लगेंगे। एक चक्कर के कितने पैसे लेते हो? 8000। अब सुनो जरा कॉस्ट। अब बताओ, जब आपके पास यूनिट्स कितने आएंगे ट्रक में? 5000 आ जाएंगे। ये 5000 का करोगे क्या? इसको हम गोडाउन में रख लेंगे। अब सुनो, गोडाउन में कितने यूनिट आएंगे? 5000 आएंगे, ऐसा। गौर से देखना बेटा, कॉमन सेंस की बात है। ये 5000 यूनिट जब गोडाउन में आ जाएंगे, इसके बाद क्या होगा? रोज इसमें से थोड़े थोड़े यूनिट निकलेंगे, रोज थोड़े थोड़े यूनिट निकलेंगे। कितने निकलेंगे रोज? 40000 की डिमांड, 365 दिन, कितने? 110, लगभग 110, ऐसा। 110 यूनिट इससे रोज निकलेंगे। ये रोज क्या होता जाएगा? कम 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 कम, उसके बाद जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक नया ट्रक आ जाएगा, उसमें भी 5000 यूनिट होंगे। फिर क्या होगा? फिर ये यूज होते 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 जीरो हो जाएंगे। फिर एक नया ट्रक आएगा, फिर एक नया ट्रक आएगा, वो क्या करेगा? फिर इसको रिप्लेनिश कर देगा 5000। साल में ये कितनी दफा होगा? 8 दफा होगा। क्या गोडाउन में कभी भी 5000 यूनिट से ज्यादा जाएंगे? नहीं। क्या गोडाउन में कभी भी जीरो से कम होंगे यूनिट्स? गोडाउन में कितने यूनिट पड़े होंगे? कभी 5000, कभी 110 कम, कभी 110 और कम, फिर 110 और कम। क्या हमारी रोज की गोडाउन में जो मौजूदा स्टॉक है वो कांस्टेंट होगा? नहीं, रोज चेंज होगा, रोज चेंज होगा, रोज चेंज होगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर रोज चेंज होगा तो फिर तो होल्डिंग कॉस्ट निकालना आजाब हो जाएगी। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? आसानी पैदा करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आसानी। मुझे बताओ सर, मैं कितने रुपए की होल्डिंग कॉस्ट पे करूं गोडाउन वाले को? अज्यूमिंग कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए पर यूनिट पर ट्रिप, ऐसा। ट्रक आने में देर नहीं होगी, भी रुक जाओ। उसको ये टेंशन होगी ट्रक आने में देर हो गई, कहीं उलट गया, नहीं, बाद में उल्टाते, रुक जाओ, वो आगे बढ़ेंगे, रुक जाओ। पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, फिर मैं एडवांस सवालों पे जाता हूँ ना। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे कितने यूनिट गोडाउन में पड़े हुए? 5000, यूज होते होते जीरो। तो सर मैं गोडाउन वाले के पास जाता हूँ, कहता है जी आपका एनुअल रेंट होगा 5000 × 20, दैट इज 1 लाख। मैंने कहा भाई ये किस खाते में? 5000 यूनिट पूरे साल पड़े थोड़ी ना, वो तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कम भी हो रहे हैं, फिर ज्यादा हो रहे हैं। 5000 से तो कम ही होते हैं यूजुअली। एक ही दिन 5000 होता है, फिर कम होते होते क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। फिर एक दिन 5000 होता है, फिर कम होते होते जीरो हो जाता है। तो ये तो तुम कह रहे हो कि पूरे साल 5000 पड़े रहे। नहीं सर, आपके 5000 को आते हैं ना। मैंने कहा मेरे तो जीरो भी आते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं दे रहा, ऐसा। बताएं सर, इसको होल्डिंग कॉस्ट किस हिसाब से पे करें? वेरी गुड सर, आपको अब जरा सी अकल लगानी है। हम होल्डिंग कॉस्ट पे करते हैं एवरेज स्टॉक की बेसिस, मैक्सिमम की बेसिस पे नहीं, मिनिमम की बेसिस पे नहीं। किसकी बेसिस पे? बताओ। ऑन एवरेज हमारा कितना स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहता होगा? मैं आपको बताता हूँ। 5000 मैक्सिमम लेवल, 0 मिनिमम लेवल, डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है सर? सर 2500 यूनिट आपके गोडाउन में पड़े रहते हैं ऑन एवरेज, ऐसा। कितने? 2500 यूनिट एवरेज है ये। 2500 से आधे टाइम ज्यादा होते हैं,
आधे टाइम 2500 से कम होते हैं, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि ना ऊपर जाते हैं मैक्सिमम पे, ना नीचे जाते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ जी आधे टाइम एवरेज से ऊपर होते हैं, आधे टाइम एवरेज से नीचे होते हैं, तो 2500 एवरेज निकाल लेते हैं। अब बताओ सर मैं इस पे कितनी होल्डिंग कॉस्ट पे, 50,000। बताएं होल्डिंग कॉस्ट हम पे करते हैं मैक्सिमम स्टॉक पे नहीं, मिनिमम स्टॉक पे नहीं, किस पे, एवरेज स्टॉक के ऊपर। अब एक बात बताओ सर, अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, 0+ क्यों किया है? क्योंकि मैक्सिमम लेवल है 5,000, मिनिमम लेवल है कितना जी, 0। वो मुझसे बोलता है जी आपके जेब में कितने पैसे होते हैं? मैंने कहा तनख्वाह मिलती है 3,000 रुपए, यूज होते होते मंथ एंड पे 0 हो जाता है। फिर अगले महीने तनख्वाह मिलती है 3,000 रुपए, फिर यूज होते होते मंथ एंड पे 0 हो जाता है। तो मेरी जेब में एवरेज कितने पैसे होते हैं? 1500 एवरेज ले लो यार, कभी 1500 से ज्यादा होते हैं, आधे टाइम 1500 से कम होते हैं, तो मैंने एवरेज लगा लिया कितने, 1500, सेफ आसानी के लिए ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास 50,000 रुपए की क्या आ गई, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ऐसा। अब सुनो मेरे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं, मैं एक वक्त में जो यूनिट मंगवाता हूं उसको मैं नाम दे दूं क्यू, क्या नाम दे दूं, एक वक्त में कितना मंगवाता हूं, 5,000। किसने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया, ला के क्या करते हैं हम, गोडाउन में रख देते हैं। सर इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास, एवरेज। एवरेज आपने इसके साथ 0 रखना, रख दे, कुछ नहीं उखाड़ेगा 0, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट क्यू डिवाइड बाय 2 कर दूं, क्यू डिवाइड बाय 2 करने से क्या आएगा, एवरेज स्टॉक, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ऐसा है। और तो सुनना मेरे बच्चों, बताओ आपने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मेरी डिमांड कितनी होगी, सोचा, क्या निकली दिमाग में क्या आया, फिर आपने सप्लायर से पूछा कि एक यूनिट के कितने पैसे लोगे, उसने कहा 80। ट्रक वाले से पूछा एक ट्रिप के कितने पैसे लोगे, सर गोडाउन वाले से पूछा एक यूनिट पूरे साल गोडाउन में रखूं तो कितने पैसे लोगे, 20 रुपए। अब मैंने सोचा भाई मैं 40,000 यूनिट खरीद के आऊंगा, तो सर पूरे 40,000 यूनिट खरीदने, चाहे थोड़े थोड़े करके खरीदूं, चाहे ज्यादा ज्यादा करके खरीदूं, चाहे एक साथ खरीद लूं, खरीदने कितने पूरे साल में, 40,000 यूनिट। सर तो मैं कह सकता हूं कि डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, ये क्या हमारी एनुअल परचेज कॉस्ट, ऐसा। अब बताएं सर 40,000 यूनिट है, मैंने डिसाइड किया, मैंने फैसला किया, मैंने सोचा कि मैं 5,000 यूनिट एक वक्त में मंगवाऊं। बताओ 5,000 यूनिट मंगवाने से मुझे ट्रिप कितने लगाने पड़ेंगे, 8। 40,000 यूनिट मेरी टोटल डिमांड है, 8 ट्रिप्स मैंने लाहौर से कराची तक करने। सर एक ट्रिप के कितने पैसे लगते हैं, 1,000। तो सर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8,000। क्या इस टोटल कॉस्ट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिमांड डिवाइड बाय क्यू। क्यू क्या है, एक वक्त में जो मैं यूनिट मंगवा रहा हूं, क्यू किसने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया। डिमांड किसने डिसाइड की, अगर हमने डिसाइड करनी होती तो मैं कह देता जी कॉस्टिंग में 2 करोड़ बचे, नहीं ऐसा ना, हमारे हाथ में नहीं है डिमांड, डिमांड हमें पता चली है कि भाई इतनी हमारी डिमांड। क्वांटिटी किसने डिसाइड की, हमने डिसाइड की। 5 के 10 कर सकते हैं, हाँ मर्जी है आपकी। 10 के 20 कर सकते हैं, हाँ मर्जी है आपकी। सर 5 के 1,000 कर सकते हैं, आपकी मर्जी, एक वक्त में आपने जितने मंगवाने मंगवाए, कोई टेंशन नहीं। रोज की डिमांड कितनी है, 110 है, आपकी मर्जी, आपने ज्यादा से ज्यादा मंगवाना है, रखता हूँ गोडाउन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर मैंने 40,000 5,000 के हिसाब से 8 ट्रिप्स में मंगवा लिया, तो सर अगर मैं डिमांड को क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स। 40,000 मंगवाने, 5-5 करके मंगवाऊं, मुझे सर 8 ट्रिप्स में मैनेज करना, ठीक है जी। 8 ट्रिप्स की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 8,000। फिर सर जो 5,000 यूनिट आपने मंगवा लिए, जो कि आपने खुद डिसाइड किए थे, ये आपने गोडाउन में रख दिए, गोडाउन में रखे मेरे प्यारे बच्चों, तो गोडाउन में ये कंज्यूम होंगे, ये पड़े नहीं रहेंगे, रोज इसमें से क्वांटिटी निकलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, अच्छा जो क्वांटिटी रोज निकल रही है क्या ये यूनिफॉर्म है, हाँ सर कितनी, 110, रोज इसमें से 110 यूनिट निकलेंगे, बिकेंगे वो, ऐसा। तो मेरी सर स्टॉक 5,000 0, 5,000 0, 5,000 0। अब मैं कह रहा हूँ मेरा एवरेज स्टॉक कितना पड़ा होगा, 2,500। सर मैं होल्डिंग कॉस्ट पे करूंगा किस पे, एवरेज स्टॉक पे। बताओ मेरा सालाना होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 50,000। अब बताएं सर मेरे पास मेरी टोटल एनुअल कॉस्ट 3 हो गई, कौन कौन सी, एनुअल परचेज कॉस्ट, खरीदने की कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने की कॉस्ट। सर मैंने क्या किया, एक ऑर्डर साइज डिसाइड किया, ये क्या होता है, 5,000 हमने डिसाइड किया ऑर्डर साइज, क्यू। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, एनुअल परचेज कॉस्ट, डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। साल में कितने ऑर्डर करोगे,
डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एक वक्त में कितने ऑर्डर करने हैं मैंने, इससे पता चल जाएगा मंगवाने कितने टोटल और एक वक्त में कितने मंगवाने, ऐसा मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा जितने भी मंगवाओगे गोडाउन में डंप कर दोगे और एवरेज स्टॉक के हिसाब से इस पे होल्डिंग कॉस्ट पे करोगे। ये किसका फंक्शन है? एनुअल परचेस कॉस्ट का। ये किसका फंक्शन है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ये किसका फंक्शन है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का। इन तीनों को मिलाऊं तो एनुअल टोटल कॉस्ट बनती है। कितनी बनती है? एनुअल टोटल कॉस्ट, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास तीन कॉस्ट है, तीन कॉस्ट है, कौन कौन सी? एनुअल परचेस कॉस्ट, खरीदने की कॉस्ट। क्या ये कभी जिंदगी में भी चेंज होगी? चाहे आप एक वक्त में 5,000 मंगवाओ, 10,000 मंगवाओ, 20,000 मंगवाओ, आपने टोटल कितने लेने, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगी। सर अगर मैं ज्यादा मंगवाऊं तो डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये चेंज हो सकती है। हाँ सर, आपने ये डिसाइड करना है क्वांटिटी, इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सर क्या ये वाली कॉस्ट चेंज हो सकती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट? हाँ सर, क्यों? आप क्वांटिटी को कम ज्यादा करें, ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? अब बताओ सर, मैं अपनी इन तीन कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट को कंट्रोल करता हूं? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल और परचेस कॉस्ट मेरे पास कभी भी कंट्रोल नहीं होती। चाहे आप 5,000 यूनिट मंगवाओ, तब भी आपको पूरे साल में खरीदने कितने? 40। और हर आपने पे करना है उस पर क्या चीज? परचेस प्राइस पे करनी है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो सकती है, होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं ज्यादा यूनिट मंगवाऊं तो ट्रिप्स कम लगेंगे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। थोड़े मंगवाऊं तो ट्रिप ज्यादा लगेंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज्यादा मंगवाओगे, गोडाउन में ज्यादा रखोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर थोड़े करके मंगवाओगे तो थोड़े रखोगे तो होल्डिंग कॉस्ट। बताओ इसमें से कौन सी कॉस्ट में कंट्रोल कर सकता हूं? एनुअल होल्डिंग और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऐसा है। बताओ 5,000 जब आपने रखा ऑर्डर साइज, तो बताओ मेरी परचेस कॉस्ट कितनी है? एनुअल परचेस कॉस्ट 32 लाख रुपए। यहां रख दूं 32 लाख, ऐसा। बताओ 5,000 के ऑर्डर साइज पे तुम्हारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 8,000। बताओ 5,000 यूनिट में तुम्हारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 50,000। बताओ तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी है? कितना? 3258,000, ऐसा है। ये बात समझ आती है? अब बताओ, हमने कोशिश ये करनी है कि इस कॉस्ट को हम कम से कम करें। और ये कम कैसे होगी मैं बताऊं? डिमांड चेंज करके। डिमांड हमारे कंट्रोल में नहीं है। परचेस प्राइस चेंज करके, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर वो पठान को बोल के, खान को बोल के कि 1,000 रुपए पर ट्रिप ना लो, थोड़े कम ले लो, थोड़े ज्यादा ले लो, नहीं सर, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, गोडाउन वाले को जाके कहें नहीं सर, सिर्फ एक चीज है जिसको आप ऊपर नीचे करोगे तो पूरी कॉस्ट चेंज होगी। वो क्या है? वो है तुम्हारी ऑर्डर साइज, यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ाओगे, कम करोगे, उससे कॉस्ट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। अब बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्वांटिटी ऐसे रखो कि तुम्हारी टोटल कॉस्ट कम से कम हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, कम से कम हो जाए, ऐसा है। अब इसको कॉपी करना है आपने और फिर एक एक स्टेप को हमने दोबारा डिटेल में, ठीक? हाँ यार उसका बड़ा अच्छा। हाँ पंकज त्रिपाठी, तो मैं यूं करूंगा। चलो जी, एमएस ऑफिस में पढ़ना क्या है? एमएस ऑफिस में बेटा थोड़े से जो है वो कुछ आयात हैं, उसका तर्जुमा पढ़ना है। एमएस ऑफिस में एमएस ऑफिस पढ़ना है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और क्या। मैं यार यकीन करो, नहीं मैं आपको अभी बताऊं यार, आप यकीन करें, आई कैप वाले आते कभी इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं जी बच्चों को ऑनलाइन फी का वो दे दें, बेनिफिट दे दें, ये तो उनको हम को मजदूरी वाला काम आप लोगों से करवाएंगे। उस बंदे ने कहा कि लोग यार आई कैप में आते हैं और लिखा होता है कि इधर साइन करना है, फिर भी आके पूछ के जाएंगे इधर ही करना है साइन। अजीब लोग यार, मतलब अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो चीज कर रहे हो वो सही है। ऐसे बच्चे जब पेपर देने जाते हैं ना, फिर वो बड़ा बेड़ा गलत करते हैं। उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि एक चीज सही भी कर रहे होंगे ना बच्चे, उनको लग रहा होगा मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है ना? अल्लाह के वास्ते यार, इस एक वो इनडिसाइसिवनेस से ना बाहर निकलो।
ठीक है जी, अहमद अली क्लास के बाद मिलो मुझे। चलिए जी, अब आगे बढ़े हम दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक करके हम कॉस्ट पिक करते हैं। मुझे बताओ सर, हमारे पास पहली कॉस्ट कौन सी है? परचेज कॉस्ट। पूरे साल के परचेज करोगे, थोड़े थोड़े करके करो, ज्यादा करके करो, तब भी सेम ही आएगी। तो मैं कह सकता हूं परचेज प्राइस कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती, नॉट कंट्रोलेबल, ऐसा है। और सर इसका फंक्शन क्या है? डिमांड इनटू परचेज प्राइस, ऐसा यही है, परचेज प्राइस पर यूनिट, ऐसा ही दोस्त। बोर्ड में देखिएगा प्लीज। फिर मेरे पास क्या है जनाब? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब सुनो, जब आप परचेज कॉस्ट निकालोगे ना, अच्छे तरीके से दिमाग में डाल दो प्लीज, छोड़ दो सारी चीजें प्यारे भाई, छोड़ दो कलाई अपनी, यहाँ देख लो। मुझे एक चीज ये बताओ, एग्जाम में आपको कह रहा है जी परचेज प्राइस 80 रुपए, कितने? फिर वो कह रहा है जी कंपनी ब्रोकरेज पे करेगी, कंपनी ब्रोकरेज पे करेगी, ब्रोकरेज पे करेगी 10 रुपए पर यूनिट। कैसे 10 रुपए? परचेज प्राइस 80 रुपए पर यूनिट, ऐसा। आपको सवाल में जितनी भी कॉस्ट नजर आए ना जो पर यूनिट पे हो रही, कैसे पे हो रही हूं? पर यूनिट। क्या मैंने कहा पर यूनिट पर ईयर? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? पर यूनिट पे हो रही हूं। आपने तमाम को ऐड करके एक नाम दे देना है, परचेज प्राइस। वो कहेगा जी हमने 1 यूनिट खरीदना लाहौर से, 80 रुपए पर यूनिट, कस्टम ड्यूटी इस पे हमने पे करनी है 5 रुपए पर यूनिट, ब्रोकरेज हमने पे करनी है 2 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी, तो याद रखना जितनी भी पर यूनिट कॉस्ट है उसको क्या करोगे? एक जगह ऐड करके नाम दे दोगे, क्या चीज? परचेज प्राइस, पक्का? इसी तरह बेटा जब आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे आओगे, एग्जाम में आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होगी वो पर यूनिट नहीं दी होगी, कैसे दी होगी? पर ना ना नशई ना, पर ट्रिप, पर ट्रिप। एक ट्रिप पे, एक ऑर्डर पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रहे हो? बताओ सर, मेरे पास टोटल डिमांड कितनी थी? 40,000। मैंने एक वक्त में कितने यूनिट मंगवाए? कितने ट्रिप्स लगाए मैंने? 8। सर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 1000 से। एग्जाम में तुम्हें कुछ कॉस्ट दी होंगी जो पर ट्रिप या पर ऑर्डर आ रही हो, जैसे कि एग्जाम में आपको कहेगा जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैसी होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? पर ऑर्डर या पर ट्रिप। उसको क्या करोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट ट्रीट कर लोगे। और जो सुनना मेरे बच्चों, वो आपसे कहेगा जी पर ट्रिप हमारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है सर। फिर वो कहेगा जी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन, ये क्या होता है? रास्ते में इंश्योरेंस करवाएंगे, वो कहेगा जी ये भी हमने पे करना है पर ऑर्डर या पर ट्रिप। इसको भी आप क्या करोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। इसका मतलब है अलगर्ज सवाल में जितनी भी कॉस्ट दी हो, इसके आगे क्या लिखा हो? पर ऑर्डर, उसको एक जगह क्लब करके क्या बना दोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा। सर अगर कॉस्ट दी हो पर यूनिट, क्या करोगे? उसको एक जगह जमा करके क्या नाम दे दोगे? परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हो, अच्छा एक चीज होती है ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट, ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैसे? और सुनो, एक ऑर्डर आपने प्लेस किया, आपने फोन उठाया, सर एक्वाफिना की 500 बोतलें भेजने हैं, 5000 बोतलें भेजने, ठीक है जी। क्या कर दिया आपने? ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर तैयार कौन करेगा आपके लिए? आपका सप्लायर। उसने कहा सर 1 हफ्ते बाद मिल जाएंगी। आपने 5 दिन बाद दोबारा उसको फोन किया, साईं वो बन रही है ना, ऑर्डर तैयार हो रहा है ना? उसने कहा जी जी बिल्कुल तैयार हो रहा है। फिर आपने 6ठे दिन फोन किया, साईं वो ऑर्डर तैयार हो रहा है ना, कल दे रहे हो ना? उसने कहा जी जी बिल्कुल दे रहे हैं। सर आपने 7वें दिन फोन किया, साईं वो ट्रक पे चढ़ा दिया ना ऑर्डर? उसने कहा जी जी बिल्कुल चढ़ा दिया है ट्रक पे, अभी आप तक पहुंच जाएगा। 8वें दिन आपने फिर फोन किया, सर वो जरा ट्रक का तो पता करें कहां तक पहुंचा। सर 9वें दिन आपके पास ये रिसीव हो गया। मुझे बताएं, आपने जो के खाए सारे, आपकी आदत है ये कि आप एक ऑर्डर सक्सेसफुली हासिल करने के लिए हर तीसरे चौथे दिन उसको फोन करते हो, और हमारा अंदाजा ये कि हर ऑर्डर पे हमारे 500-600 रुपए की कॉस्ट जाती है। तो उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? ऑर्डर चेंजिंग कॉस्ट, ऐसा। ये भी कैसे दी होगी पेपर में? पर ऑर्डर। तो आप इसको क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी है पर ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सारी कॉस्ट जो पर यूनिट डिफाइन हुई है,
परचेस कॉस्ट, सारी कॉस्ट जो पर ऑर्डर डिफाइन हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर आप आते हो सर किस पे, फिर आप आते हो सर होल्डिंग कॉस्ट पे। बताओ होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको एग्जामिनर कहेगा जी हम पे कर रहे हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट। कैसे वेयर हाउसिंग कॉस्ट कैसे पे कर रहे हैं, पर यूनिट। आप देखो इसकी कॉस्ट कैसे डिफाइन होगी, पर यूनिट पर ईयर। कैसे डिफाइन होगी, पर यूनिट पर ईयर। अब बताओ सर मुझे वेयर हाउसिंग कॉस्ट मिले और उसके आगे लिखा हो पर यूनिट पर ईयर, तो मैं क्या करूं, होल्डिंग कॉस्ट में डाल दें। सर अगर मुझे नजर आए जी इंश्योरेंस कॉस्ट, ये क्या होती है सर इंश्योरेंस कॉस्ट? सर मैं गोडाउन में पड़े हुए स्टॉक की इंश्योरेंस करवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बुलवाता हूं। मैं कहता हूं जी ये गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है ये इंश्योर कर दो। उससे कहा गोडाउन में कितना स्टॉक होता है, मैंने कहा एवरेज 2500 यूनिट पड़े होते हैं। उसने कहा ठीक है, जितने यूनिट पड़े हुए हैं हर यूनिट पे एक साल का, हर यूनिट पे एक साल का इंश्योरेंस है 2 रुपए। इंश्योरेंस के पैसे कितने लेके जा रहे हो? अब बताओ इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसे कैसे चार्ज करती है, पर यूनिट पर ईयर। कैसे चार्ज करती है? एक दफा इंश्योरेंस के पैसे दे तो जिंदगी भर के लिए वो यूनिट सिक्योर हो जाएगा? नहीं। कितने साल के लिए सिक्योर होगा? 1 साल के लिए। ऐसा तो बताएं सर जो भी कॉस्ट एग्जाम में दी हो पर यूनिट पर ईयर, उसको क्या करोगे, होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। ऐसा तो मुझे बताओ हमारे एग्जाम में 3 किस्म की कॉस्ट होगी, कौन कौन सी? परचेस कॉस्ट, उसको कैसे डिफाइन किया होगा एग्जामिनर ने, पर यूनिट बेसिस पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होगी, कैसे डिफाइन किया होगा, पर ऑर्डर बेसिस पे। होल्डिंग कॉस्ट दी होगी पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे। ऐसा है, ऐसा है, तीनों की बेसिस आपको डिफाइन हो गई। सर इसको कॉपी करें तो मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आ रही बेटा इंटरेस्ट वगैरह की सारी कॉस्ट आ रही है। होल्डिंग कॉस्ट आपको एग्जामिनर देगा पर यूनिट पर ईयर की बेसिस। इंटरेस्ट भी आ रहा है नहीं, रेगुलर बैच में डिसीजन मेकिंग नहीं, सिर्फ जो मेन टॉपिक हुआ उसको ब्रेक ही बनी है। कॉलिन डूरी की बुक में कौन सा चैप्टर है? 25वां चैप्टर है शायद। पर यूनिट पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल देख लो रिकॉर्डेड वीडियो, समय कोई मसला नहीं जी। प्यारे बच्चों हम कैलकुलेशंस पे आ रहे हैं, बढ़िया। अच्छा देखो जो बच्चे रिफ्रेशर के बैठे हैं, जो रेगुलर के बैठे हैं और जिनकी इवन 4 टॉपिक शुरू के 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स में क्लास में दोबारा पढ़ाऊंगा। 2 ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रिकॉर्डेड ले लें, वो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और एक टारगेट कॉस्टिंग। ठीक, ये रिकॉर्डेड ले लेना, ये 2 क्लासेस के टॉपिक है। इनको कहो तो वो भी तुम लोग एंड में करा, ठीक, वो ले लेना यार, वो भी ब्रेक इवन एंड में कराऊंगा, ठीक है। जब ब्रेक इवन दरमियान में कोई टाइम मिलता है, ये भी इतनी छुट्टी आती भी नहीं है। कॉलिन डूरी से सवाल करने चाहिए, नहीं बेटा गुनाह मिले, बिल्कुल करने चाहिए भाई। लास्ट एडम वाली आपकी बुक इस एडम में यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कराऊंगा मैं, वो भी कराना है सारिश जी। क्या चीज? नहीं वही रखो, मैं आ रहा हूँ। चलो मेरे बच्चों, कॉलिन डूरी के सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। देखो ये वो बंदा कहेगा जिसने कॉलिन डूरी खोल के नहीं देखी। कॉलिन डूरी के एंड में सोल्यूशन अवेलेबल है, किताब के बिल्कुल पीछे आओगे ना, बता रहा हूँ बेटा, क्लास के एंड में सब बता रहा हूँ, ठीक है। आजम बता तो रुक जाओ सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। प्यारे बच्चों, अब आपने मुझे कुछ कैलकुलेशंस करके देनी, कैलकुलेटर हाथ में रखने आपने। मैं कह रहा हूँ जी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है 40,000 यूनिट्स। आपने कहा जी एक ट्रिप पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हम पे करते हैं कितने, 1,000 रुपए। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हम होल्डिंग कॉस्ट पे करते हैं पर यूनिट पर ईयर, किसके ऊपर, किस पे करते हैं हम, एवरेज स्टॉक पे। कितना ही 20। ऐसा मुझे बताएं, आपने कहा कि मुझे 3 कॉस्ट चाहिए, कौन सी, एनुअल परचेज कॉस्ट, फिर मुझे चाहिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर मुझे चाहिए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। आपने डिसाइड किया ऑर्डर साइज कितने का, 5,000 यूनिट्स का। कितने का? परचेज कॉस्ट कैसे निकली,
40,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट थी कितनी, परचेज प्राइस थी कितनी, 80 रुपए थी। मुझे बताओ वैल्यू कितनी आई, 3.2 मिलियन। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे, प्यारे बच्चों बोर्ड पे छोड़ दो लिखना। मुझे बताओ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आई थी। सर मैंने कहा था मैं 40,000 यूनिट एक टोटल मेरी डिमांड है, एक वक्त में कितने मंगाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना आया ये आया था 8,000। ऐसा ऐसा ही था मेरे बच्चों। फिर आपने कहा जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, आपने कहा जी 5,000 यूनिट आते हैं गोडाउन में, पड़े पड़े जीरो हो जाते हैं, फिर 5,000 आते हैं, फिर पड़े पड़े जीरो हो जाते हैं। ठीक है जी, तो सर मेरे पास एवरेज स्टॉक होता है 2500 मल्टीप्लाई बाय 20, कितने कितने 50,000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई थी, टोटल कॉस्ट आई थी 32,58,000। मेरा सवाल है अगर मैं इस 5 के 10 कर दूं, 5,000 की जगह क्या कर दूं 10,000 यूनिट मंगवाऊं तो क्या होगा। सर ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ऐसा है, करके दिखाओ कितनी होगी। अगर मैं 5,000 की जगह एक वक्त में कितने मंगवाऊं 10,000 मंगवाऊं तो क्या होगा। शाबाश 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 मेरे बच्चों। करो करो सारे करके दो ना, ऐसे मुंह की फायरिंग नहीं करनी। चलो जी भाई, मैं आज तुम्हारी क्लास के एंड पे तुम्हें 10 सवाल देके जाऊंगा छोटे छोटे, और जो वो 10 सवाल नहीं करेगा घर जाके इंशाल्लाह फेल होगा। ठीक है जी। अल्लाह ना करे, इसका मतलब तुम्हारा आरामखोर इरादा बन गया है कि तुमने करना नहीं है घर जाके। चलो 5,000 की जगह में कितने मंगवाओगे, क्या होगा सर मेरे पास। देखो परचेज कॉस्ट तो यही रहेगी ना, 40,000 इंटू 80 कितने, अनचेंज्ड। सर ये मेरे पास 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 कितने। अच्छा देखो ये कॉस्ट आधी हो गई, आधी 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 रह गई। फिर इधर 10,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने, ये कितने हो गए 33,04,000। यार ये तो और बढ़ गई कॉस्ट, 5,000 यूनिट चंगे भले थे, ये तो और बढ़ गई। ये तो 10,000 पे जाके 32,58,000 की जगह 35,04,000 हो गई, तो बढ़ गई कॉस्ट। हमने क्या करना था, हमने तो कॉस्ट को कम करने निकले थे हम। अच्छा अगर हम 5,000 से कम कर दें, से हम 1,000 यूनिट मंगवाएं तो फिर क्या होगा, 1,000 यूनिट मंगवाओ, 1,000 अब करके दो। सर अनचेंज रहेगा ये तो 40,000 इंटू 80, ऐसा ही है, कितना हो जाएगा ये 32 लाख अनचेंज। इधर सर 40,000 यूनिट्स हैं, 1,000 करके मंगवाएंगे ना, तो हमें 40,000 रुपए का जो है सीधा सीधा खर्चा आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10,000, अब कितना हो गई, अब ये हो गया 32 लाख। तो बताओ इन तीनों ऑर्डर साइजेस में से सबसे बेस्ट कौन सा, वो है 5,000, 1,000 या 10,000, कौन सा बेहतर है। 1,000 वाला उसमें सबसे कम आ रही है कॉस्ट। ऐसा व्हाट इफ के आपको एक ऐसा ऑर्डर साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया जाए जिसपे ये टोटल कॉस्ट लोएस्ट हो जाए, जिसपे टोटल कॉस्ट लोएस्ट हो जाए। अच्छा बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना मेरे बच्चों, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने ना एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, मुझे बताओ मेरे पास एनुअल टोटल कॉस्ट, छोड़ दो लिखना, छोड़ दो लिखना, एनुअल टोटल कॉस्ट के 3 हिस्से हैं।
एनुअल परचेज कॉस्ट ऐसे लिख सकता हूं मैं, डिमांड इनटू परचेज प्राइस। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे लिख सकता हूं, डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऐसा होल्डिंग कॉस्ट का फंक्शन कैसे होता है? पर यूनिट पर ईयर। ऐसा बताओ आप क्या चीज चेंज कर सकते हो? आपकी कुदरत दस्तरस किसके ऊपर है? क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो। ऐसा इसका मतलब इसमें तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो कॉस्ट ऐसी है जिसको मैं तब्दील कर ही नहीं सकता। तो मैं काम करता हूं एनुअल टोटल कॉस्ट की जगह एक छोटा सा फंक्शन और बना लेता हूं, एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब जिसको आप तब्दील कर सको। तो एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट में सिर्फ दो ही कॉस्ट आनी चाहिए, इसको इग्नोर कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये हटा दो। क्या आनी चाहिए? डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय। अब एक बात बताओ, होल्ड ये क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, अगर बढ़ाएं इंक्रीज करें इंक्रीज, तो देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट के डिनोमिनेटर में आ रही है, इसके डिनोमिनेटर में आ रही है। तुम क्वांटिटी को बढ़ाओगे ना, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। सीधी सी बात है, आप जितने ज्यादा यूनिट मंगवाओगे आपके नंबर ऑफ ट्रिप्स कम लगेंगे, लेकिन फिर सर दूसरे के ये किस में मौजूद है? न्यूमरेटर में मौजूद है। इसका मतलब है ज्यादा यूनिट मंगवाओगे तो गोडाउन में रखना पड़ेगा, ये बढ़ जाएगी। ऐसा तो एक इलाज नहीं है कि क्वांटिटी को कम कर दो या बढ़ा दो, एक बढ़ रही होगी कॉस्ट, दूसरी कम हो रही होगी। सर आपने गौर से सुनो, इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालें ना सर क्यू के ऊपर, ठीक है जी, अभी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना समझनी नहीं, ठीक है सर। इस फंक्शन में अगर आप ये जो क्वांटिटी है ना, इसका डेरिवेटिव सेट करें 0 को, तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन बनेगा 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसपे एक ऐसी क्वांटिटी निकलेगी जिसपे हमारी एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट लोवेस्ट होगी। क्या होगी? लोवेस्ट होगी। सर क्या ये फंक्शन डिराइव करना हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं। क्या ये फंक्शन हमने जहन में रखना है? बहुत आसान है जहन में रखना, बहुत आसान फंक्शन है। कैसे जी? दो 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 दो, ऐसा। ये दो किस चीज का? ऑर्डरिंग कॉस्ट का। डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर, और ये आपने छत डाल देनी है पूरे के ऊपर। ऐसा अब बताएं सर, अगर मैं इस फंक्शन में डाटा रखूं इस फंक्शन में, 2 डिमांड कितनी है? 40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 1,000। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितनी है? 20। देखो क्या आ रही है, इसका मतलब है 2,000 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट लोएस्ट पॉसिबल होगी। क्या होगी? टोटल कॉस्ट लोएस्ट पॉसिबल होगी। इसको चेक भी कर सकते हो, ऊपर जो आपने कॉस्ट का फंक्शन डाला है ना, उसको चेक भी कर सकते हो। ऐसी क्वांटिटी जिसपे कंपनी की टोटल कॉस्ट लोएस्ट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसपे कंपनी की कॉस्ट सबसे कम है, या इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, इसको हम उर्दू जुबान में जो आप लोग आम फैम अल्फाज में कहते हो ईओक्यू। ईओक्यू क्या है जनाब? वो क्वांटिटी जिसपे कंपनी की टोटल कॉस्ट क्या हो जाए? लोएस्ट हो जाए। लोएस्ट आओ जरा चेक करते हैं 2000 पे लोएस्ट हो रही है नहीं, बोर्ड पे देखना। मैं यहाँ डाल रहा हूँ सर फंक्शन 2000 का। अगर मैं 2000 यूनिट मंगवाऊं तो क्या होगा? 2000 यूनिट मंगवाऊं तो क्या होगा सर? 40,000 इंटू 80, ये तो अनचेंज रहेगा। कितने? 3.2 मिलियन ही रहेगा। ये 40,000 डिवाइडेड बाय 2000, फिर सर 2,000 करके मंगवाएंगे तो 20 ट्रिप्स में आ जाएगा मामला। कितना हो जाएगा ये? और आखिरी वाला सर 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना? 20,000। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है? 32 लाख। क्या ये आपकी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है? ये 32,50 से भी कम है, 33,4 से भी कम है, और 32,58 से भी कम है। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है किसके ऊपर?
2000 यूनिट्स के ऊपर, और 2000 यूनिट्स कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा फंक्शन है, ये आपको अपने जहन में रखना है, उसी तरह जिस तरह आपने थोड़े टाइम पहले लर्निंग कर्व के फंक्शन को जहन में रखा होगा। ऐसा आप लोगों की बात नहीं कर रहा जो नए आए, ठीक है जी, आप लोगों ने करना है वो टॉपिक हमारे साथ। अब मुझे बात बताएं सर, एग्जाम में मुझे अगर वो डाटा दे, क्या दे, डिमांड दे दे, क्या दे दे, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दे, क्या दे दे, होल्डिंग कॉस्ट दे दे, तो मैं उसको ये बता दूंगा कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट आपकी किस क्वांटिटी पे आएगी। ऐसा है, ये जो इतना सीधा सा फंक्शन देख रहे हो ना, ये अभी तुम्हारी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, मुश्किलात में इजाफा कर देगा। ठीक है जी, ये कॉपी कर लो पहले। सर मैंने ना एक पेपर है, एक क्वालिफिकेशन है ACT, बड़ी रेयर, किसी को आइडिया भी नहीं है इस क्वालिफिकेशन, ये एसोसिएट कॉर्पोरेट ट्रेजरर्स। ठीक है जी, ये जो ट्रेजरी का फंक्शन है, ये मैनेज करने के लिए ना आपको क्वालिफिकेशन हेल्प करती है। तो मैंने क्वालिफिकेशन करने के लिए ना दुबई में एडमिशन लिया। 8 दिन में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके आना है। उनकी 5-5 घंटे की 8 क्लासेस है, 40 घंटे का कोर्स है। ठीक है जी, तो मैंने जाके क्लासेस ली, सामने हमारे वो प्रेजेंटेशन चला रहे होते थे हजरत, वो बता रहे थे इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, हम वहाँ बैठे हुए हैं सारी चीजें देख रहे हैं, और 40 घंटे के कोर्स है, मैंने पेपर दिया, मैं पास हो गया। ठीक है, सारा काम खुद किया। आप इमेजिन करो, वो टीचर आपको 40 घंटे में उठा के ना पढ़ा दे MFA, 40 घंटे में आपको ऑडिट पढ़ा दे, 40 घंटे में आपको कॉस्टिंग पढ़ा दे, इसी तरह बोर्ड पर रख के भाई EOQ निकालने के लिए 5 चीजें चाहिए, आपको अभी प्रैक्टिस तो करा, पास पेपर भी करा, 35 सवाल और कराओ, 40 सवालों के जवाब मेरे दो, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे लेटा रहूंगा, आप आगे मुंह में चीजें भी घुसेड़ो। ठीक है जी, आपकी इस आदत की वजह से आप शायद शुरू के पेपर्स निकाल ले, बाद में बहुत बुरे तरीके से। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अपने एंड से मेहनत डालना शुरू करो, आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने। ठीक है जी, नमाज का टाइम हो गया है तो पढ़ लो जाके, कोई टेंशन नहीं, बताता हूँ बेटा आंसर। चलो जी, आओ जरा सवाल को 1 सेकंड में सॉल्व करो, क्या आ रही है। अच्छा, यहाँ कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, ये क्या जी, ये होल्डिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है, कैरिंग कॉस्ट। सर ये तो परसेंटेज दी है, हाँ तो परसेंटेज किस पे अप्लाई करनी है, परचेज प्राइस पे, कितने। अच्छा ये कैसे निकाला आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड, डिमांड कितनी है जी 100 यूनिट्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 4.125 डिवाइडेड बाय, हाँ सर 55 का, ये अंडर रूट लगाने की जगह ये इस तरह कर दूं को मसला तो नहीं है ना किसी को। चलो क्या आ गया जनाब, 10 यूनिट्स, ऐसा ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, इतना आसान सवाल BCom के भी परिचय में नहीं आता। ठीक है, अब बड़े आगे हम दोस्त, एक छोटा सवाल और देखें, देखें। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त प्यारे भाई, एक सवाल तो मैं और दे रहा हूँ, मैं भी कर लूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि एवरेज बिलो एवरेज बच्चा भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। सर ये जो सवाल मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, ये हमारी किताब में मौजूद है। ठीक है जी, इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन होगी। ठीक है, और तो सुनना, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन है, और ये डिस्कशन जिसको समझ नहीं आई और वो खामोश बैठा रहा तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी पास नहीं होगा। ठीक है जी, अब आओ जरा दोस्त एक छोटी सी चीज सुन, एक बात बताओ, आपने भी कहा जी मेरी होल्डिंग कॉस्ट का फंक्शन है क्या चीज, सर होल्डिंग कॉस्ट का फंक्शन क्या है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ऐसा यही है दोस्त। मुझे बताएं सर, आपकी होल्डिंग कॉस्ट तब्दील होती है अगर आप इसको चेंज करो, ऐसा ना? ऐसा है नहीं है? अब आओ जरा हम बात करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट आपकी होती है सर, एक तो वेयर हाउसिंग, जी बोर्ड पे देखें, बाकी अदरवाइज आप मानते नहीं हो ना, कहते सर ऐसे बदवा ना दिया। सर वेयर हाउसिंग का मतलब आपने एक चीज लाके वेयर हाउस में रख दी। सर आप वेयर हाउस में सामान रखने गए, गौर सुनना, मैंने स्टॉक लिया, मैं वेयर हाउस वाले के पास गया, मैंने कहा मैंने आपके वेयर हाउस में रखना है, कितने पैसे लोगे? उसने कहा सर मैं आपसे लूंगा 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए पर ईयर। मैंने कहा 2 लाख रुपए पर ईयर, तो ये हिसाब नहीं है कि कितने यूनिट ला के रखो? उसने कहा नहीं, फिक्स है, 2 लाख रुपए फिक्स है। मैंने कहा क्या मतलब, मैं अंदर ला के जहाज खड़ा कर दूं तो भी 2 लाख? उसने कहा जी 2 लाख। मैंने कहा मैं ला के अंदर भैंसे बांध दूं आपके वेयर हाउस में और तबेला बना दूं अंदर तो भी 2 लाख? उसने कहा जी सर तो भी 2 लाख। मैंने कहा अगर मैं आपकी दुकान में एक सुई रख दूं? उसने कहा सर तब भी 2 लाख। करना है करो, नहीं तो भागो यहाँ से। अब बताओ ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट कैसी है? क्या क्वांटिटी चेंज करने से ये चेंज होगी? नहीं सर ये चेंज नहीं होगी, ऐसा ये चेंज नहीं होगी। तो मुझे बताओ सर क्या मैं इस कॉस्ट को तब्दील कर सकता हूँ? नहीं, ये कौन सी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है? फिक्स्ड है। इसको मैं ईओक्यू या ये डिसाइड करने में कि मैं कितना यूनिट मंगवाऊं मैं इग्नोर करूं। क्या करूंगा? क्यों भाई? ये चेंज ही नहीं होगी। क्या आपने परचेस प्राइस को कहीं कंसिडर किया? ऊपर यहां पर परचेस प्राइस को कंसिडर किया? नहीं सर, हमने क्या कंसिडर किया? ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिडर की, परचेस प्राइस क्यों कंसिडर नहीं की? सर वो तब्दील ही नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर वेयर हाउसिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, वो कह रहा है गोडाउन में ला के आप सर खानदान अपना आबाद कर दो और फिर उस खानदान को बढ़ाओ भी, तब भी मैं क्या लूंगा आपसे? 2 लाख रुपए लूंगा और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर वो वेयर हाउसिंग ऐसे चार्ज करता कि 5 रुपए पर यूनिट पर ईयर, अब बताओ ये क्या सर? सर ये ऐसी कॉस्ट है जो क्वांटिटी चेंज करने से इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो इसको हमने अपने ईओक्यू के फंक्शन में कंसिडर करना है, ऐसा। अब बताओ कौन सी वेयर हाउसिंग कॉस्ट इग्नोर करनी? एग्जाम में वो कहे स्टोर कीपर सैलरी 25,000 रुपए पर ईयर, स्टोर कीपर की सैलरी 25,000 रुपए पर ईयर, लोगे ईओक्यू के डिसीजन में? नहीं, क्यों? सर वो तो फिक्स है, वो तो मतलब देना ही देना है, चाहे आप क्वांटिटी 5,000 मंगवाओ, 10,000 मंगवाओ, 2,000 मंगवाओ, अगर ऐसी होल्डिंग कॉस्ट है तो वो तो देना ही देना है। तो मेरा एक सवाल है सर, अगर आपसे कहा जाए कि वेयर हाउसिंग है 15 रुपए पर यूनिट पर ईयर, अब लेंगे क्यों? इसी तरह मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कॉस्ट। आप एक इंश्योरेंस कंपनी को लेकर आते हो, दिखा दो जी ये स्टॉक इंश्योर कराना है, उसने स्टॉक को देखे बगैर कहा जी सर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर ईयर। तो मैंने कहा स्टॉक तो देख ले भाई, कितना है कितना नहीं है, क्या पता मैंने 2 अंदर मुर्गी के अंडे रखे हो, क्या पता अंदर मैंने गोल्ड रखा हो। उसने कहा सर जो भी है, मैं क्या लूंगा आपसे? 2.5 लाख रुपए पर ईयर, मैं स्टॉक नहीं देखूंगा। अब एक बात बताओ, आप स्टॉक ज्यादा रखो गोडाउन में, कम रखो, आपने क्या देने? तो सर ये हमारे डिसीजन के लिए क्या है? इररेलेवेंट। ऐसा है या नहीं? अगर आपसे कहा जाए कि जी इंश्योरेंस कॉस्ट आपने पे करनी है 5 रुपए पर यूनिट पर ईयर, जितने यूनिट आप इंश्योर करवाओगे और जितना टाइम के लिए इंश्योर कराओगे आपने उसके हिसाब से पैसे देने। अब ये रेलेवेंट है। अब बताओ होल्डिंग कॉस्ट में कौन सी होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट है? जो पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे डिफाइन हुई हुई है। कैसे? पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे डिफाइन हुई हुई है। अच्छा, ऊपर भी आपको एक कॉस्ट दी हुई थी, ये दी हुई थी होल्डिंग कॉस्ट 15%। जब भी परसेंट होगा ना उसके आगे हमेशा एक चीज इंप्लाइड होगी, पर एनम। हमेशा एक चीज क्या होगी? इंप्लाइड होगी जी, पर एनम। जी क्या है सर? ये मेरे पास कैरिंग कॉस्ट पर एनम दी हुई है, आपने उसको क्या किया? परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो होल्डिंग कॉस्ट निकली ना 55 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितनी निकली? 8.25। ये पता है क्या है? ये है पर यूनिट पर ईयर। क्या हो गया? पर यूनिट पर ईयर। परसेंटेज में दी हुई थी पर ईयर था, उसने कहा 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे ताकि क्या बन जाए?
पर यूनिट पर ईयर। इसका मतलब ये है कि मैं होल्डिंग कॉस्ट एग्जाम में सिर्फ कौन सी लूंगा, जो पर यूनिट पर ईयर दिया। अगर मुझे परसेंटेज में दी हुई तो मैं परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर अगर फिक्स दी हो तो इग्नोर करूंगा। पर यूनिट पर ईयर लिख के दिया हो तो, अब इसका मतलब है पेपर में आपको तीन किस्म की होल्डिंग कॉस्ट दी हो सकती है। एक होगी जो फिक्स्ड होगी, क्या होगी, अच्छा ये कैसे डिफाइन होगी, ये पर ईयर, पर मंथ, इसके आगे और कुछ नहीं लिखा होगा। इसका मतलब है आप जितने भी यूनिट मंगाओ ये क्या होगी, अनचेंज रहेगी। सर फिर एक दिया होगा कैसे, पर यूनिट पर ईयर, ये आपने क्या करना है, लेना है। सर फिर एक क्या दी हुई, परसेंटेज दी होगी, परसेंटेज, इसको आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे किस पे, पर यूनिट परचेज प्राइस पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगी, पर यूनिट। अब बताओ होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ कौन सी लेनी है, जो पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे डिफाइन हुई हो। ऐसा परसेंटेज में दी होगी तो मैं उसको पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे कैसे बनाऊंगा, परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिक्स वाली को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, ऐसा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है, पर ऑर्डर लेनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है, पर ऑर्डर लेनी है। होल्डिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है, पर यूनिट पर ईयर, ऐसा। अब आओ जरा मुझे ये सवाल सॉल्व करके दो। ये कॉपी करना है नीचे वाला, ये कॉपी कर लो, ये शौक मत रखो। बढ़ जाएंगे, देखिए क्वेश्चन पे जाए। हाँ भाई, होल्डिंग कॉस्ट तीन टाइप की दी होगी, पर एनम इग्नोर, पर यूनिट पर ईयर वो रेलेवेंट है, परसेंटेज में दी हो तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना। चलो जी, चलिए कह रहे जी हमारी डिमांड है 6,25,000 यूनिट, परचेज प्राइस है 180 रुपए पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट में गोडाउन रेंट, ये क्या सर, 10,000 रुपए पर ईयर गोडाउन रेंट है। ये क्या, फ्यूमिगेशन चार्जेस। सर ये जो सुंडी मार दवाइयां हमने गोडाउन में डाली होंगी, ये 18,000 रुपए पर ईयर हमने साल में कुछ सुंडी मार दवाइयां डाली होंगी, उससे अब क्वांटिटी चेंज करने से उसकी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा कुछ अनचेंज रहेगा। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, मेरा एक सवाल है, सुनो गौर से, सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले गौर से सुनना। अच्छे जिसने जितने अच्छे तरीके से सुना ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट उतना आसान हो जाएगा। ये मैं हूं, ये किसी ने कुछ बोला ना तो ये यहीं से मैं घर ले जाऊंगा, ठीक है जी। ये बैंक है, ठीक है जी, ये बैंक है सर। गौर से सुनना, मैं इस बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए, मुझे स्टॉक खरीदने, ठीक है जी। बैंक ने कहा कितना लोन चाहिए, मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए सिर्फ 15 रुपए का। कितने का, सिर्फ 15 रुपए का, या आसानी के लिए मुझे लोन चाहिए 100 रुपए का। कितने का, गौर से सुनना, ये 100 रुपए का लोन लेके, अच्छा इस पे बैंक ने कहा इंटरेस्ट रेट होगा 16%। कितना, 16%। कितना, 16%। मैंने 100 रुपए का लिया सर, एक कीमती पत्थर, ये मेरा स्टॉक है, कितने का खरीदा, ये ला के मैंने गोडाउन में रख दिया। गोडाउन वाले ने कहा मैं आपसे गोडाउन में रखने के 12 रुपए लूंगा पर यूनिट पर ईयर। मैंने कहा ये एक ही यूनिट है, ये रख रहा हूं आपके गोडाउन में, और मैं रख के चला गया, और पूरे साल मैंने यूनिट गोडाउन से नहीं हिलाया। बताओ मैं कितने पैसे पे करूंगा गोडाउन वाले को, सर 12 रुपए गोडाउन वाले को दूंगा और 16 रुपए में बैंक वाले को दूंगा, ऐसा। अगर मैं ये यूनिट जल्दी बेच देता, नहीं स्टोर करता, जल्दी बेच देता, तो गोडाउन वाले से भी पैसे कम होते और बैंक के पैसे भी कम होते। इसका मतलब है जितनी देर ये स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहेगा, आप इसको होल्ड करके बैठे रहोगे, उतना आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब आपकी गोडाउन का रेंट भी बढ़ेगा और सूद की कॉस्ट भी। इसका मतलब है सर वो सारी कॉस्ट जो स्टॉक होल्ड करने की वजह से मुझे पे करना पड़ती है, वो क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। जो स्टॉक होल्ड करने की वजह से पे करना पड़ती है वो क्या है, मुझे बताओ। स्टॉक होल्ड करने की वजह से मैंने गोडाउन का पैसा भी दिया, नहीं बेचा मैंने यूनिट पूरे साल, तो गोडाउन में भी पैसे दिए और साथ में बैंक को भी पैसे दिए। मुझे बताएं सर, अगर मैं एक की जगह 100 यूनिट लेके बैठा होता तो ज्यादा लोन लेता और जब तक वो ना बिकते गोडाउन का रेंट भी देना पड़ता और साथ में क्या देना पड़ता, सूद भी देना पड़ता। इसका मतलब है सूद की कॉस्ट भी उसी वजह से आप पे कर रहे हो जिस वजह से गोडाउन की करंट पे कर रहे हो। गोडाउन करंट क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक होल्ड किए हुए।
और सर सूद क्यों पे कर रहे हो? सर क्योंकि स्टॉक होल्ड किया हुआ है, अगर स्टॉक बिक जाता तो पैसे निकल आते। तो मुझे बताएं सर क्या इंटरेस्ट भी एक होल्डिंग कॉस्ट है? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट पेपर में कैसे दिया होगा? परसेंटेज दी होगी, इसको मैं अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे? परचेज प्राइस से, ताकि मुझे ये पता चल जाए एक यूनिट पूरे साल गोडाउन में रखने की वजह से मुझे कितना सूद पे करना है। मुझे बताओ आपकी जो बाकी कॉस्ट आ रही है, जैसे वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, ये दी हुई है 7.95 पर यूनिट पर ईयर, ऐसा है? एक साल पूरे गोडाउन में रखने की वजह से कितने रुपए की कॉस्ट दे रहे हो? 7.95। इसी तरह सर पूरे साल अगर आप अपने गोडाउन में एक यूनिट रखो तो वो यूनिट का पैसा अगर लोन से आया हुआ है तो आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? सूद देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो मुझे बताएं सर, मैं जितने देर तक यूनिट अपने पास होल्ड करके रखूंगा क्या मुझे सूद देना पड़ेगा? अब बताएं सर, मेरी होल्डिंग कॉस्ट जनरली वेयर हाउसिंग हो सकती है, और इंश्योरेंस हो सकती है, और इंटरेस्ट हो सकती है। ये जो ऊपर आपको उसने दिया होता ना परसेंटेज में, इसके आगे उसने नाम लिख दिया क्या चीज? कैरिंग कॉस्ट। वो अगर इंटरेस्ट भी लिख देता ना, मैं तब भी उसको क्या करता? अब मेरा एक सवाल है सर, सुनना जरा गौर से, मैं एक बच्चे से पूछूंगा, ये जो हमारी लाल शर्ट वाला भाई बैठा है, मुझे बताओ इंटरेस्ट होल्डिंग कॉस्ट कैसे? इंटरेस्ट कैसे होल्डिंग कॉस्ट होगी जी? ना ना, पीछे वाला जो लाल वाला, मैं कह रहा हूँ सूद एक होल्डिंग कॉस्ट है, कैसे? बिल्कुल सही कहा सर, जितनी देर इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी रहेगी मैं बैंक को पैसे वापस नहीं कर सकता, और बैंक को पैसे वापस नहीं कर सकता तो मुझे क्या देना पड़ेगा? सर जितनी देर मेरी इन्वेंट्री गोडाउन में पड़ी रहेगी मैं गोडाउन का रेंट भी दूंगा, जितनी देर मेरी इन्वेंट्री गोडाउन में पड़ी रहेगी मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी देने पड़ेंगे, जितनी देर मेरी इन्वेंट्री गोडाउन में रहेगी मुझे साथ में क्या देना पड़ेगा? सूद भी देना पड़ेगा। तो सर अगर पेपर में इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाए और वो परसेंटेज में दी हो तो मैं इसको किस पे अप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझे सारी होल्डिंग कॉस्ट कैसे चाहिए? पर यूनिट पर ईयर चाहिए। अब बताएं जी, मेरे गोडाउन रेंट रेलेवेंट है? नहीं। फ्यूमिगेशन चार्जेस रेलेवेंट है? नहीं। क्या मेरा इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ये रेलेवेंट है? हाँ सर, वर्किंग कैपिटल क्या, थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूं। किस पे लगाऊं ये परसेंटेज? कहां है परचेज प्राइस? ये छत पे खड़ी हुई है सर। फिर वेयर हाउसिंग कॉस्ट 7.95, फिर स्टॉक इंश्योरेंस, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट है। किसने बताया आपको? सर इस चीज ने बताया कि पर यूनिट पर ईयर है। फिर नीचे आ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये रेलेवेंट है? हाँ, क्यों? पर ऑर्डर है। सर ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट, ये रेलेवेंट है? हाँ सर, क्या है ये? अब बताओ सर, सारी होल्डिंग कॉस्ट एक तरफ कर दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक तरफ कर दो, मुझे ईओक्यू निकाल दे दे शाबाश। कितना? 9225। आई श्योर 9225? 8000 आ रहा है शायद, 8000 है। चेक करो कहां गलती की। बेहतरीन जी, बेहतरीन मेरे बच्चे। जी 8000 पक्का? शाबाश जी। ये 8000 क्या ऐसे आया होगा? 8000 ही है। अच्छा, ये 8000 ऐसे आया होगा मेरे बच्चों के मैंने, मुझे क्या क्या चाहिए सर ईओक्यू के फंक्शन के लिए? 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। क्या मुझे डिमांड इस सवाल में गिवन है? कितनी है वो? सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट सर 3-4 आ रही है। एक तो मेरे पास ये रेलेवेंट नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ये और ये रेलेवेंट है। अच्छा, एक एक करके ले लेते हैं ना। वेयर हाउसिंग 7.95, फिर सर मेरे पास इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस? स्टॉक का इंश्योरेंस सर। कितना जी? 5 पॉइंट, और मेरे पास सूद 180 का 18, ये कितना होगा टोटल? 31.95।
25। इसी तरह बेटा मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन है 960। फिर सर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट 640। टोटल कितना हो गई? कितना? 1000। अब बताओ मेरे बच्चों, इन सबको हम इस फंक्शन में अगर इनकॉर्पोरेट करें तो 2 इंटू डिमांड इंटू डिवाइडेड बाय कितना जी? ऐसा है, कर लोगे मेरे बच्चों? एक से आगे बढ़े हो? नहीं, ऑफ की बात नहीं करना, फेल होके आए हो। बोलो सर 25 मिनट और बढ़ाएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बता रहा हूं बेटा आगे। अच्छा जी, एक काम और करो, एक काम और करो। सुनो सुनो मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ, बता सकते हो? पूरे साल में हम कितने ऑर्डर्स देंगे? वेरी गुड, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिमांड कितनी है? कितना जी? लगभग लगभग 78.125। और सुनो 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 सुनो, आप साल में ऑर्डर्स दोगे 78.125। मुझे एक बात बताओ, 78 ऑर्डर्स होंगे। एक बात बताओ, साल में दिन कितने हैं? बताओ कितने दिनों बाद हम ऑर्डर प्लेस करें? हर कौन से में दिन ऑर्डर प्लेस होगा? एक काम साल में 78 दफा करना है जी। कितने दिनों बाद ऑर्डर प्लेस करना है? हर 5वें दिन। कैसे? 365 दिन है, 78 पॉइंट क्या आ रहा है? 672 डेज। इसका मतलब है लगभग हर 5वें दिन हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे। ऐसा है, अगर एग्जाम में आपसे इस तरह की कैलकुलेशन कराए तो कर लोगे। अब मेरे बच्चों, पूरी क्लास की समरी, डिमांड हमें पता होती है? हाँ सर पता होती है। क्या चेंज कर सकते हो? नहीं। परचेज प्राइस नहीं चेंज कर सकते। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर नहीं चेंज कर सकते। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं चेंज कर, एक ही चीज चेंज कर सकते हैं, वो क्या है? वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए हमने एक फंक्शन सीखा। मुझे बताओ कौन सी होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट है? जो पर यूनिट। कौन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट रेलेवेंट है? सवाल में जितनी कॉस्ट दी हो पर ऑर्डर, क्या करूंगा? जमा करके ऑर्डरिंग कॉस्ट में डाल दूंगा। जितनी कॉस्ट दी हो पर यूनिट पर ईयर, क्या करूंगा? और जितनी कॉस्ट दी हो पर यूनिट, उसको परचेज प्राइस का पार्ट बना दूंगा। अगर सवाल में 3-4 परचेज प्राइस की चीजें आ रही हो, ऐड करके परचेज प्राइस बनाओगे, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगाओगे। ऐसा? थैंक यू वेरी मच।